नमस्कार दोस्तों, आरएस विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए हमें नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि हम वो 3 से 4 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में गलत ना करके आएँ। तो हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, किस तरीके से सवाल में इनका यूज़ किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप मूवी देखते हैं तो मूवी के सारे सीन आपको याद रहते हैं कि इस सीन के बाद में कौन सा सीन था, इससे पहले कौन सा सीन था। वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है। वो आपको इसलिए याद रहती है क्योंकि आपके दिमाग में उस मूवी की, उस सीन की पिक्चर बन जाती है, ठीक है, यानी इमेज बन जाती है। तो हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने के समय भी उसकी अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है। जब हम किसी भी चीज़ की अपने दिमाग में पिक्चर बना के रखेंगे तो हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, हमको हमेशा याद रहेगी। तो इन सब चीज़ों की भी हमको अपने दिमाग पिक्चर बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरीके से पिक्चर बनाते हैं देखते हैं। पहला नंबर है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ही प्राकृतिक संख्या क्यों बोला गया, ये 0 1 2 3 4 5 7 8 9 को क्यों नहीं बोल दिया गया। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक छोटा बच्चा है, मैं उस बच्चे से बोलता हूँ कि बेटे मुझे गिनती नहीं आती है, क्या आप मुझे गिनती सिखा दोगे। बच्चा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा, बोला अरे यार ये तो इतना बड़ा आदमी है, इसको गिनती नहीं आती है, चलिए मैं इसको गिनती सुनाता हूँ। तो आके मेरे पास आके बोलेगा और गिनती सुनाने लगेगा। गिनती वो किस तरीके से सुनाएगा, मुझको गिनती सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से गिनती सुनाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बच्चे ने गिनती सुनाना शुरू किया है वो 1 से ही क्यों किया है। वो 1 से इसलिए किया है कि बच्चे के मन के अंदर प्राकृतिक रूप से भाव प्रकट हुआ और उसने गिनती 1 से सुनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो मन के अंदर प्राकृतिक रूप से भाव प्रकट होके बच्चे ने गिनती सुनाई उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से निकल के आई हैं अंदर से, ठीक है। अब आपको नेचुरल नंबर याद हो गया होगा, आपके दिमाग में एक नेचुरल नंबर की इमेज बन गई कि जब भी हम गिनती सुनाएंगे, गिनती सुनाते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि मन के अंदर से प्राकृतिक रूप से भाव प्रकट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये भी उसी तरीके से है, इसका भी हमको इमेज बनाना है। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 3 0 5 8। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2 3 5 8, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया 2 3 5 8, ठीक है। लेकिन हमने 0 का नहीं पता 0 क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी भी नंबर को बनाने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 डिजिट की ज़रूरत होती है, यानी 10 अंक की ज़रूरत होती है। और वो अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो ये 10 नंबर हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, किसी नंबर को जब हम इनसे लिख सकते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी पूर्ण संख्या मतलब ये होल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इनसे हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये होल नंबर की इमेज आपके दिमाग बन गई होगी। अब भाई ऐसे नंबर जिनसे हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं तो होल नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार किस तरीके से होता है, इंटीजर नंबर एक नेगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि जो इंटीजर नंबर है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आता है और मैं उससे बोलता हूँ कि बेटे मुझे 5 रुपये उधार दे दो।
कितने रुपए? 5 रुपये। और मेरे पास पहले से 0 रुपये है, यानी 1 भी रुपया नहीं है मेरे पास पहले से। मैंने उस बच्चे से 5 रुपये उधार मांगे, उस बच्चे ने मुझे 5 रुपये दे दिए, तो मेरे पास प्लस में 5 रुपये हो गए। ठीक है, मेरे पास प्लस में 5 रुपये हो गए। अब थोड़ी देर बाद में फिर वो बच्चा मेरे पास आता है और मेरे से बोलता है, अरे नहीं, मेरे 5 रुपये मुझे दे दो, मुझे तो काम है, मैं 5 रुपये कुछ लेके जाऊँगा घर पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने 5 रुपये उस बच्चे को दे दिए, तो मेरे पास माइनस हो गया, -5 होगा। पहले मेरे पास पॉकेट में 5 रुपये थे, अब जब 5 निकाल दूंगा तो -5 होगा उसमें से, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये जो दिए और लिए, देना और लेना, यानी कि प्लस और माइनस और शून्य, ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। ये मैंने आपको इमेज बनाने के लिए समझाया है। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। ठीक है, तो अब इंटीजर नंबर याद हो गए होंगे क्या होते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर नेगेटिव में भी होते हैं इन्फिनिटी तक, और शून्य भी होता है और पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, अब आता प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को जानने से पहले आपको फैक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, तो 8 के मैं फैक्टर करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो किस तरीके से आप लोगों ने किए होंगे? 2 4 2 2 2। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर होते हैं। तो किसी भी नंबर का फैक्टर करना आपको आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। ऐसे नंबर जिसके अधिक से अधिक 2 फैक्टर हों, जिसके अधिक से अधिक 2 फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो ऐसे नंबर जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हों, जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हों, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया यहाँ से 2। मैंने आपसे बोला कि ऐसा नंबर जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो 2 क्या है? 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। और दूसरी भाषा मैंने आपको समझाया था कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। तो यहाँ पे 2 के फैक्टर कितने? एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो कितने फैक्टर हो गए? 2। तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। और भी यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 11 ले लिया, 11 मैंने लिया तो 11 का एक फैक्टर हो गया, 11 फैक्टर हो गया, यानी कि एक बार 1 से कटेगा और एक बार 11 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। ये क्या? प्राइम नंबर है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 1 लिखा, 1 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 1 से ही कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है, और किसी भी संख्या से नहीं कटता। तो 1 के केवल 1 ही फैक्टर होंगे। और मैंने आपको प्राइम नंबर का बताया कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक 2 फैक्टर नहीं होंगे उसके, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 होते हैं। प्राइम नंबर मैं आपको याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। प्राइम नंबर याद करने का ट्रिक है कि हम 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, या 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, वो सारा तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्राइम नंबर पर, तब आपको प्राइम नंबर की ट्रिक बताऊंगा। अभी एग्जाम में क्या एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है? एग्जाम में बोलेगा, यहाँ पे 2 3 नंबर दे देगा, यहाँ नंबर दे देगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन दिया 2 4 6 8, और यहाँ पे बोलेगा कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? तो यहाँ प्राइम नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसा नंबर है कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के फैक्टर क्या हो जाते हैं? 1 फैक्टर हो गया 4 का, 1 2 फैक्टर हो गया 4 का, 1 4 फैक्टर हो गया, इसके हो गए 3 फैक्टर। तो प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए।
ऐसे ही 6 के भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, ऐसे ही 8 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। और इसी 2 पे एक दूसरा क्वेश्चन भी बन के आता है, बोलता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी कौन सा होगा, 2। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, वो क्या होगा, 3, ठीक है। इस तरीके से प्राइम नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा अभी। चलिए अगला नंबर आता है कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। तो अभी मैंने बताया प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर में क्या, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यानी कि केवल 2 ही फैक्टर हो तो प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर भी होते हैं संख्याओं के, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने वाली संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है, यानी संयुक्त संख्या कहलाती है। संयुक्त संख्या में क्या होता है कि कम से कम 3 फैक्टर होने जरूरी हैं। किसी भी संख्या के 3 फैक्टर होने जरूरी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, लेकिन कम से कम 3 हों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 मैंने एग्जाम्पल लिया, तो 4 की यदि मैं गुणनखंड करता हूँ तो 4 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए। तो कम से कम 3 फैक्टर होने पर संख्या क्या होगी, हमारी कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं 8 लेता हूँ, 8 का क्या है, 8 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा। तो ये 3 से ज़्यादा हो गए तो 4 हो गए। तो मैंने क्या बोला, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों लेकिन कम से कम 3 फैक्टर हों, तो वो क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ ऑप्शन दे देगा 1 3 4 5, और यहाँ बोलेगा आपको कि इन चारों में से कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो आप किस तरीके से निकालोगे, इसका फैक्टर करके देखोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, कि कम से कम 3 फैक्टर होने जरूरी है कंपोजिट नंबर के लिए। तो इसका तो 1 ही फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, इसका भी 2 ही फैक्टर है, तो इसका 3 फैक्टर है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कंपोजिट नंबर से कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो भी 4 है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, यानी सबसे छोटा सम संख्या वाला कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो भी 4 है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो होता है 9, ऑड यानी कि विषम। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, 9, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं इन पे। तो नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूरा चला जाए, यानी कि 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं, जो 2 का टेबल है, जो 2 का पहाड़ा है, उसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी सम संख्या होती हैं। और मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा इवन नंबर को। जैसे मैं एक संख्याओं का सेट लेता हूँ, 2 4 6 8, ये मैंने एक संख्याओं का सेट लिया। तो ऐसी संख्याओं का सेट जिसमें से 2 कॉमन आ सके, तो वो क्या होंगी, हमारी इवन नंबर होंगी, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। आगे नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या, यानी विषम संख्या है। जब इवन नंबर में मैंने बताया था कि 2 से भाग पूरा चला जाए तो इवन नंबर होता है, तो ऑड नंबर इवन नंबर का उल्टा होता है। तो ऑड नंबर में क्या होगा, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा ना जा पाए, तो वो क्या होंगी, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13। अब दूसरे शब्दों में इसी तरीके से, जैसे मैं एक सेट लेता हूँ समझाने के लिए, 1 3 5 7, ठीक है। अब इस सेट में से मैं क्या देख रहा हूँ, इस सेट में से क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये है, ऐसी संख्याओं का सेट जिसमें से 2 कॉमन ना आ सके, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आ पा रहा है, ठीक।
ये 2 का भाग पूरा पूरा ना जा सके या फिर 2 कॉमन ना आ सके, तो वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या है। नेक्स्ट है इसमें रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। क्या बताया मैंने, ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, यानी कि ऐसी भिन्न, ये क्या होगी, भिन्न होगी, P/Q की फॉर्म में जो लिखी जाएगी, P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो Q होता है Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब 0 क्यों नहीं हो सकता, कभी किसी भिन्न में जो उसका डिनोमिनेटर है वो अगर 0 हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 2/0, ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जब हर में 0 आ जाएगा तो उसका मान आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं रखते। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर 2 प्रकार का होता है। एक पहला होता है, नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब हम किसी भी भिन्न के अंश में हर से भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी भिन्न के अंश में हर से भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं पर जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि कट जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया 1/4, तो जब मैं 1 में 4 से भाग दे रहा हूँ तो ये कट के आंसर आता है 0.25, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया, तो पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट। अब जब टर्मिनेट है तो कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू, कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई भिन्न ऐसी भी होगी कि जो नॉन टर्मिनेट भी हो रही होगी, जो कट नहीं पा रही होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1/3, तो ये 1/3 है, इसको जब हम काटेंगे तो 0.33333333 ऐसे आता जाएगा ये, ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि कट नहीं पा रहा है, ठीक है, ये 3 आता ही जाएगा इन्फिनिटी तक ऐसे ही। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल ये आपको बताया कि नॉन टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे यार ये क्या 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब ये 3 रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, ठीक है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, ठीक, रिपीट। अब कहीं ना कहीं ऐसी भी हमको वैल्यू मिल रही होगी कि जो नॉन टर्मिनेट भी हो रही होगी, जो कट भी नहीं पा रही होगी और रिपीट भी नहीं हो पा रही होगी। इसमें तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू में एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे मैं लेता हूँ पाई एग्जांपल, ठीक है, पाई, ये पाई, तो ये जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है एक्चुअली में 3.14159265 समथिंग ये होती है, ठीक है, ये आगे चलती जाती है ऐसे ही, ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होती है और ना ही कहीं पर रिपीट होती है ये वैल्यू, कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है, कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो ये जो पाई है, ये पाई, इस पाई को हम बोलेंगे क्या, पाई को हम क्या बोल देंगे फिर, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट वाली वैल्यू होगी, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट वाली वैल्यू है, यही क्या कहलाएगी, हमारी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें इरेशनल नंबर समझ में आया, जो पाई की वैल्यू है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेट भी हो, पूरा पूरा कट भी ना पाए और रिपीट भी ना हो पाए, जो कट भी ना पाए और रिपीट भी ना हो पाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ √2, ठीक है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ये इसमें भी कहीं पे ये डेसिमल वाली वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं होती है,
ठीक है। जब कहीं पे भी रिपीट नहीं होती है और रिपीट नहीं हो रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा इरेशनल नंबर, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही √3 है, ऐसे √5, √7 इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ऐसा नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो सारी की सारी हमारी इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप बोलोगे √9 है, आप सोच रहे होंगे कि √9 रेशनल है या इरेशनल है, तो √9 तो हमारी रेशनल वैल्यू होगी, ठीक है। √9 कैसी होगी, रेशनल, क्योंकि इसका 3 आंसर आ जाएगा। इसको आप रेशनल भी बोल सकते हो, इंटीजर भी बोल सकते हो, होल भी बोल सकते हो। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो रेशनल है, रेशनल के अंदर ही इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, रेशनल आ गया, इरेशनल आ गया। अब इरेशनल की एक कंडीशन और है यहाँ पे समझने के लिए। इरेशनल का क्या, रेशनल में हो रहा था P/Q की फॉर्म, ठीक है। तो रेशनल जब P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इरेशनल P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका उल्टा, यानी रेशनल का उल्टा ही तो रेशनल है, परमेय का उल्टा ही तो अप्रमेय है। तो जब ये परमेय P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है तो अप्रमेय तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका रेशनल हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो वैल्यू हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल बट रिपीट, ये किस में आते हैं दोनों, ये दोनों आते हैं हमारे रेशनल में, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट ये किस में आती है, इरेशनल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों वैल्यू आती हैं, यानी दोनों नंबर आते हैं। जैसे 1, 2, 1.2, 2.3, √3, √4, √5 और पाई, ये सारी की सारी वैल्यू आती हैं किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। जो रियल नंबर है उस रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक तरीके से और समझा देता हूँ मैं रियल नंबर को आपको, कि जो भी रियल नंबर होते हैं, जो भी वास्तविक संख्या होती हैं वो नंबर लाइन पर लिखी जा सकती हैं। जैसे आपने स्केल देखा होगा, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, जैसे आपने स्केल देखा होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ स्केल, तो ये स्केल है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस स्केल में यहाँ ये छोटी छोटी लाइनें भी खींची रहती हैं, ये छोटी छोटी लाइन रहती हैं, बीच में आपने देखी होंगी, ये इंच वाली लाइन है, अंदर छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं। ये अंदर छोटी छोटी लाइन क्या करती हैं, ये डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, डेसिमल वैल्यू को दर्शाती हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर नंबरों को लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबरों को एक नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, ठीक है, रियल नंबर को। अब रियल नंबर मैंने आपको क्या बताया, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। जब रेशनल होते हैं तो ये रियल नंबर हैं, ये नेगेटिव में भी होंगे, ये पॉजिटिव में भी होंगे, जीरो भी होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर सारी वैल्यू आती है हमारी, इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ये सारी रेशनल नंबर के अंदर आती हैं, ठीक है। इरेशनल के अंदर क्या आती है हमारी, √2, √3, √4, ये सारी आती हैं इरेशनल के अंदर। अगला नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके अंदर रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, यानी कि वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4 + 3i, ये 4 है, ये हमारा आता है रियल नंबर के अंतर्गत, ठीक है, ये क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा। और ये 3i है क्योंकि इसमें i का यूज हो रहा है, i मतलब इमेजिनरी हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर यानी कि इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। अब रियल नंबर तो मैंने आपको बता दिया था, जो रियल पार्ट होगा वो रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। तो रियल नंबर मैंने आपको भी बताया था कि वे नंबर जो नंबर लाइन पर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और जो इमेजिनरी हैं ये कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है। जो काल्पनिक है, काल्पनिक चीज़ कहीं भी नंबर लाइन पर लिखी नहीं जा सकती,
ठीक है। तो जो काल्पनिक वैल्यू है, काल्पनिक पार्ट है, काल्पनिक नंबर है, वो नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट, ठीक है। अब ये जो आई है, मैं आई पे बता देता हूँ कि आई में से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से आई की वैल्यू होगी √-1, ठीक है। अब इस आई के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे बोलता हूँ -16, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस दे रखा है यहाँ, तो ये -1 × 16 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब -1 की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताई थी कितनी, आई स्क्वायर, और 16 का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब ये क्या हो जाएगा 4i का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4i, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आई के ऊपर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है हमारा, कभी कभी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछ लेता है कि इस सम्मिश्र संख्या का परिमाण बताइए, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड बताइए इसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, इसको z से डिनोट करते हैं इस तरीके से, और इसका जो परिमाण होता है वो परिमाण होता है √a² + b²। अब आप सोच रहे होंगे a और b क्या है, ये जो इसका इंटीजर पार्ट, ये रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है वो a है, ठीक है, और ये bi, इस तरीके से ये डिनोट होता है a + bi, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा a + bi। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा 5। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया नंबर सिस्टम का, इसमें सभी नंबर दिए हुए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आज। तो सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से पूछा जाता है, पहले आप इसको देख लीजिएगा। फिर जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय है, उसका भी पार्ट होता है इंटीजर। रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर के अंतर्गत आते हैं होल नंबर, और होल नंबर के अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं इवन, ऑड, प्राइम और संयुक्त संख्या, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है, इंटीजर के अंतर्गत, इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहा है, ठीक है। सभी होल नंबर इंटीजर नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, हाँ सभी होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? ये इसका फ्लो चार्ट है, किस नंबर के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।